महमूद प्राचा को जब लाठियां मिली, लाठियां इनकी ओर भाजी गई, तब भी ये इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे अच्छा है कि घर पर बैठे आराम करें। तो ये बाबा साहब ने अगर किया होता तो मैंने भी किया होता। बाबा साहब ने किया था तो फिर आपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी दे दी थी। तो हमने तो कोई अभी उनके मुकाबले पे कुछ भी कुर्बानी नहीं दी ना। कोई कहता है कि हम 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपने परिवार को त्याग दिया। किसके लिए? समाज के लिए। बाबा साहब ने असल में 18 और 20 घंटे काम किया था। बहुत लोग तो झूठ बोलते हैं, सरेआम सफेद झूठ बोलते हैं, शक्ल से पता लग जाता है। बाबा साहब की उम्र ही क्या थी जब उनकी मृत्यु हुई। तो और उनकी तो जो जीन्स थे वो भी मजबूत थे ना। SIR में गैर कानूनी काम करोगे, ये देशद्रोह का अपराध है। ये मेरा कॉल है, याद रखे एक एक आदमी जो ये करेगा, जो झूठे काम करेगा, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के बहकावे में आके और दबाव में आके वो देशद्रोह का काम करेगा। आज नहीं तो कल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जो अम्बेडकरवादी वकील हैं, ये सारे केसेस वो बिना फीस के भी करते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी अपने 70% केसेस जो हैं बिना फीस के करते हैं। उसमें ऐसी बात नहीं सोचें। आप किसी भी अम्बेडकरवादी सच्चे के पास जाएंगे, वो आपका काम, आपकी मदद करेगा, पूरे देश में करेगा। एक बात। दूसरी बात ये, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, यही तो दबाव है उनके ऊपर। किसी गाड़ी से कुचलकर अगर किसी की मौत हो जाए, क्या गाड़ी चालक और मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता? तो सवाल अब यही पूछा जा रहा है। चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो आदेश दिया, SIR करवाइए, तमाम BLOs की लगातार जाने जा रही हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई और अन्य वजहों से खुद को खत्म कर ले रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी से। सर, कोई गाड़ी है, मान लीजिए कुचल किसी को मार दिया, चुनाव आयोग एक कह रहा है कि मुकदमा किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती जो है गाड़ी की है, ड्राइवर गलती नहीं है, मालिक की कोई गलती नहीं है। बात इतनी सीरियस और भयावह है कि जो इंसानियत की सारी हदें हैं, RSS और BJP के भी जो लोग होंगे, उनके अंदर थोड़ी तो इंसानियत होती होगी। ये जो RSS के मेंबर्स हैं, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, मोहन भागवत जी हों, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हों, या चुनाव आयोग के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हों बड़े बड़े, उन्होंने तो इंसानियत की सारी हदें पार करके हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। मतलब मजबूर होके BLOs, जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम ये वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करो, जो भी ज़मीर रखने वाले BLOs हैं, वो काम के दबाव में आके कोई आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन ज़मीर के दबाव में कि मैं ये अपने देश से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से गद्दारी कैसे करूं, ये देश के साथ द्रोह कैसे करूं। और इस तरफ से दबाव है। उनकी सुपुत्री आप देख ही रहे हैं, वो FIR दर्ज करा रही हैं। योगी जी ने भी एक तरीके से माहौल बना रखा है कि जो लोग SIR में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स, और जो अधिकारी गैरकानूनी गलत काम नहीं करेंगे उनके लिए मुकदमे, FIRs। तो ये लोगों के ऊपर दबाव डाल के आत्महत्याएं कराई जा रही हैं। हर हालात वो पैदा किया जा रहा है कि ईमानदार सारे BLOs आत्महत्या कर लें, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंसान ही नहीं है। वरना कोई इंसान होता तो उसका दिल पसीज जाता ना कि भाई अब से पहले तो BLOs ने कभी भी इतनी संख्या में, क्या कितनी भी संख्या में आत्महत्या नहीं की है ना। तो कोई कनेक्टिविटी ज्ञानेश कुमार जी को नजर ही नहीं आ रही। यही हो सकती है ना कि इतने सारे इससे पहले कभी आत्महत्या नहीं की, अब सडनली करने लगे, तो इसी SIR की वजह से करने लगे ना। तो अगर इतना सा भी इंसानियत होती तो वो खुद रुकवा देते, कुछ समय तो दे देते। चलो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये SIR रहती तो गैर कानूनी अपराध ही रहता, लेकिन इंसानियत का कोई कण नजर आ जाता इन लोगों में, जो कि नहीं है। अब मैं आपको कानूनी पोजीशन बताता हूं। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड जो होता है ना, कि एक मृत्यु जो घटित की जाती है, जो कि आपराधिक मृत्यु है, किसी अपराध के द्वारा मृत्यु की गई है, वो मृत्यु मर्डर कब होती है और वो
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब होती है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको वो कानूनी पोजीशन बताऊंगा कि अगर ये मर्डर नहीं है, अगर ये ऐसा कार्य नहीं है, हत्या गैर इरादतन हत्या भी नहीं है, हत्या नहीं है, गैर इरादतन हत्या नहीं है, तो कम से कम आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, मोदी जी, अमित शाह जी के ऊपर, मोहन भागवत जी के ऊपर डायरेक्ट बनता है। इन सारी आत्महत्याओं का हत्या क्या होती है, उसके कई फैक्टर्स हैं। या तो आदमी मन बना के किसी की हत्या करे, पूरी इंटेंशन से हत्या करे, इरादे के साथ कि मुझे इस व्यक्ति को मारना ही। एक प्रोविजन और भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे उसे ये जानकारी है, जिस कार्य की वजह से मृत्यु हो जाएगी इस व्यक्ति की, ये जानकारी भरी है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो व्यक्ति वो काम करता है। जैसे किसी को छत से धकेल देना। हाँ मतलब उसको नॉलेज है, छत से धकेल लेना तो सीधी सीधी हत्या ही वो वाला हो जाएगा कि इंटेंशन से हत्या की। लेकिन अगर किसी को ये नॉलेज है कि मैं इस व्यक्ति के ब्रेक फेल करूंगा गाड़ी के, तो ये गाड़ी चलाएगा जाके, ये भी पता है अभी ये गाड़ी चलाएगा और जल्दी में जाएगा, इसको तेज़ गाड़ी चला के जाना है, ब्रेक मैं इसके फेल कर देता हूँ, तो ये उसको नॉलेज आ गई कि इससे इसकी मृत्यु हो सकती है, और वो मृत्यु हो भी जाए तो हत्या का मुकदमा लगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, अब ये तो हो गया हत्या का मुकदमा। अब मैं आपके दर्शकों पे छोड़ूंगा कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, मोदी जी, अमित शाह जी और ये हमारे मोहन भागवत जी कर क्या रहे हैं। ये सब लोग साजिश के तहत कर रहे हैं। इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं है ना कि देश में आरएसएस और बीजेपी के अलावा, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के अलावा कोई एसआईआर नहीं चाहता है, ये तो सबको पता है ना। तो और इसका लाभ भी बिहार में आरएसएस और बीजेपी को ही हो गया, एनडीए को हो गया। तो ये इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि ये सब इस आपराधिक साजिश में शामिल है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या जो है उसमें भी दोषी हैं। चलो, इन्होंने ये सोचा था प्रेशर तो आएगा, लोग मतलब हम जान से हत्या तो नहीं करना चाहते, लेकिन कार्य हम ऐसा ही कर रहे हैं जिससे मृत्यु हो सकती है। तो ये भी कार्य आप जनता आपकी सोच ले, जो दर्शक हैं, कि क्या ये जब पहला जब आत्महत्या हो गई तब इनको ये पता लग गया था ना कि इस काम से आत्महत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। दूसरी के बाद तो पता लग गया होगा, तीसरी के बाद तो पता लग गया होगा, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं के बाद तो पता लग गया होगा। 2 दर्जन ज्यादा लोगों की मौत हो गई बीएलओ से। 20 के बाद तो इनको लग गया होगा कि इस काम से, ये जो हम कार्य कर रहे हैं इनके ऊपर दबाव बनाने का, बीएलओ के ऊपर, इससे इनकी मृत्यु हो सकती है। हालांकि उनकी इरादा नहीं है उनकी मृत्यु कराने का, समझ रहे हैं आप बात मेरी। ये तो नहीं चाहते होंगे कि इनकी आप ये कहना चाहते हैं गैर इरादतन हो जाएगी, और इसकी नॉलेज तो है ना कम से कम। अगर इरादा भी नहीं है तो जानकारी तो है। इरादा तो ये होता कि भाई ये मार जाएंगे या नहीं मर जाएंगे, मुझे चिंता नहीं है, ये काम मैं करवाऊंगा ही, वो भी गैर इरादतन हत्या होती। लेकिन जानकारी तो हो गई इस काम से मृत्यु हो रही है, ये काम मैं ना करूं, फिर भी ये काम कर रहे हैं और करवाने की दबाव बना रहे हैं, तो ये हत्या का केस बनता है 100%। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार अच्छे आईओ नहीं होंगे तो वो गैर इरादतन हत्या का तो केस बनाएंगे। अब कोई बिल्कुल ही दबाव में आईओ होगा तब भी वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का तो मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और उनके सारे उस पर बनेगा मुकदमा। ये सीधा सीधा इसकी कहानी है। अब विपक्ष के नेताओं में कितना दम है ये हम देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी साहिबा के अभी शायद मेरे ख्याल से आत्महत्याएं हुई हैं, अगर हुई हैं तो ज्ञानेश कुमार जी, मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर और मोहन भागवत जी के ऊपर साजिश करके ये हत्याएं कराने का या आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा बनना चाहिए। हर जितनी भी मृत्यु हुई है। बहुजन समाज से आने वाली एक विधायक जिनका नाम पल्लवी पटेल है, उन्होंने कहा कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, जो करना है चुनाव आयोग करे, जो करना सरकार करे, क्योंकि उनके पास नागरिकता के तमाम सबूत हैं, तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। खुला ऐलान कर दिया। और वहीं अखिलेश यादव ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी नहीं भरूंगा। हमने तो सीए एनआरसी के टाइम पे सबको आह्वान किया था ना, और वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ था। सबसे आह्वान किया था ना, कागज नहीं दिखाएंगे, वो सक्सेसफुल हुआ, एनआरसी खत्म हुई। वरना डिटेंशन सेंटर्स में तभी जाते हैं एनआरसी के बाद सभी। मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ। कोई ऐसा आदेश जो इसके और इसके विरुद्ध हो,
या उसमें इसकी कोई व्याख्या ना हो, जिसकी ताकत ही, चुनाव आयोग को ताकत कहाँ से आती है? एक भारत के संविधान से और एक इस किताब से। इन्हीं दो जगह से ताकत आती है। एसी होजे की जजमेंट है 1980 की। मानते हैं ये संविधान है, ये संविधान है, क्या इसको 100 फीट के अंदर नहीं दफनाया जा रहा है? नहीं 100 फीट नहीं है, तो कोशिश हो रही है, दफनाने तो हम लोग नहीं देंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं वो। लेकिन मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, जो दोनों एसआईआर का जिक्र ना इसमें है ना संविधान में है, ये गैर कानूनी है। अब गैर कानूनी काम कराने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गैर कानूनी काम नहीं करता, बाध्य किए जाने के बावजूद भी, वो इसकी मदद करता है, संविधान और कानून की मदद करता है। हम लोग संविधानवादी लोग हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने सोल्यूशन बता दिया। ये ही सोल्यूशन है। अगर देश की पूरी जनता इसका बायकॉट कर दे, आरएसएस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तो करेंगे ही इसको, तो ये एसआईआर वैसे ही कामयाब नहीं होगी। लेकिन विपक्ष के लोगों ने क्या किया? अपने स्लीपर सेल्स की बातों में आके वो क्या कह रहे हैं? हम बूथ बूथ लोग बिठाएंगे और एसआईआर के फॉर्म भरवाएंगे। अरे पश्चिम बंगाल में तो तमाम स्टॉल लगा दिए गए हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, विधायक मंत्री हैं, वे लोग जाकर कह रहे हैं भैया एसआईआर का फॉर्म भरो, सही से भरो, अच्छे से भरो। और गैर कानूनी है फिर भी भरो। भाई कानूनी तो है ही नहीं ना ये। ममता बनर्जी ने पेटी बांध ली है, सीट बेल्ट बांध लिया है। देखिए वो उनकी स्लीपर सेल्स ने उन्हें गलत सलाह दी है। बिहार में सबने पूरी ताकत लगा ली बिहार में, और ये जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस डले ना, ये हारने के लिए लड़े गए, लड़े जा रहे हैं और ये हारेंगे सब। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब तो नहीं दे पाए बिहार में सारे हमारे ऑपोजिशन के लोग। क्या पूछा है कि इतने सारे वोट आप बता रहे हो कि इतने सारे वो लोग के वोट कट गए, किसी एक आदमी ने भी ऑब्जेक्शन किया? इसका कोई जवाब दे पाए हमारे वकील? ये जो सारे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टीज हैं, इन्होंने बिहार में भी तो ये सब कोशिश की होगी ना, बैठ के एसआईआर के फॉर्म भरवाए होंगे ना, बीएलओस के साथ बैठ के, बीएलएस भी लगाए थे, सबने करे होंगे ना। एक बात तो ये है कि चलिए मैं ममता बनर्जी साहिबा की बात मान लेता हूँ, उनके पास काडर अच्छा है, वो ये काम पूरी ताकत लगा के करेगा भी। लेकिन बीएलओ उनके कागज़ लेगा ही नहीं ना, उसमें फर्जीवाड़ा करने के लिए उसके ऊपर दबाव है। आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? अगर ये बात इतनी ही सिंपल हो, कागजात लेके बीएलओस बेचारे रात भर बैठ के भी बना देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम ये कागज़ जो दिए हैं इनको नहीं लगाओगे, हेरा फेरी करोगे, इसलिए आत्महत्याएं कर रहे हैं ईमानदार और शरीफ लोग। ये सबसे बड़ी गारंटी है। जो लोग नौकरियां छोड़ रहेंगे बीएलओस की, और जो लोग ये काम कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, आप लोगों को खड़े होकर विरोध करना चाहिए। हम जैसे अम्बेडकरवादी आपका साथ देंगे। आत्महत्या मत करो, मना कर दो, एक्सपोज कर दो, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, जो आपके पास जैसे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही है ना, इनकी कर लो। हम लोग हैं ना, भूल जाइए। आपको डर है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाले आपको नहीं बचा पाएंगे इन दबावों से। हम लोग तो जिंदा हैं अभी, हम लोग बचाएंगे। लेकिन बीएलओ के सामने सर मजबूरी ये है कि वे लोग 10-5 हज़ार रुपये कमाते हैं। बीएलओ जो कोई आधिकारिक पोस्ट तो है नहीं। जब चुनाव होने को होते हैं तो जो वही पंचायत मित्र होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, तो उन्हीं लोगों को बीएलओ के रूप में तैनात कर दिया जाता है। जैसे डीएम को बना दिया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है, हाँ, टीचर्स को बना दिया जाता है। तो बेचारे मजबूर है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे से काम के चक्कर में जो काम 2-4-10 दिन तक चलने वाला है, उसके बदौलत उनकी पूरी नौकरी चली जाए उसी में। तो पैसा भी उनके पास नहीं है कि वे लोग अदालत में जाएं या आपके पास आएं। आप लोग फीस तो लाखों रुपए में है, तो कहाँ से वे लोग भर पाएंगे? देखिए जो अम्बेडकरवादी वकील हैं, ये सारे केसेस वो बिना फीस के भी करते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी अपने 70% केसेस जो हैं बिना फीस के करते हैं, उसमें ऐसी बात नहीं सोचें। आप किसी भी अम्बेडकरवादी सच्चे के पास जाएंगे, वो आपका काम, आपकी मदद करेगा, पूरे देश में करेगा। एक बात। दूसरी बात ये, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, यही तो दबाव है उनके ऊपर। लेकिन उनके पास 2 रास्ते हैं। एक चीज़ है अपराध करके आप ये थोड़े बहुत पैसे ले लो, ये लेकिन आप अपराध कर रहे हो देश के साथ, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर आप हेरा फेरी इसमें करोगे दबाव में आके, ये आपका चॉइस है। या तो आप ईमानदारी का रास्ता चुनो, उसमें मदद करने के लिए आपके पास अम्बेडकरवादी वकील रहेंगे, या आप बेईमानी का रास्ता चुनो थोड़े से पैसे के दबाव में। और मैं मजबूरियां समझ सकता हूं कि परिवार पालने का, और यही तो रीज़न है ना, जो सबका पैसा छीन के, सबकी नौकरियां छीन के, सबका व्यापार छीन के क्यों अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को दिया जा रहा है कि लोग मजबूरी में आके वो हर गैर कानूनी काम करने को तैयार हो, जो मोदी जी और अमित शाह जी उनसे कराएं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और दूसरे भ्रष्ट लोग उनसे कराएं। लेकिन चॉइस तो लेनी पड़ेगी ना देश बचाने के लिए।
फैसले करने पड़ेंगे, आपको यही फैसला करना चाहिए जो न्यायोचित हो, आपका ज़मीर मानता हो, वो करें। मदद करने के लिए आपके लिए अम्बेडकरवादी मौजूद हैं। दूसरी बात अब मैं आपको एक और बताऊं कि जो ये टीचर्स को बनाया जाता है और जो दूसरे कार्य जो उनके ज़रूरी होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हों या जो भी हों, उनको जो ये कार्य कराने के लिए बाध्य किया जाता है, उसके लिए अभी टीचर्स के लिए तो एक जजमेंट भी आई है सूर्य प्रताप सिंह की फरवरी के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो ये साफ मना करती है कि टीचर्स से उनका काम छुड़वा के ये काम कराया ही नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसका तो प्रयोग नहीं किया अभी तक। हमारे नेताओं ने, बड़े बड़े कांग्रेस के और दूसरे लोगों ने इस जजमेंट का तो कोई प्रयोग नहीं किया। ये मैं जजमेंट दिखा देता हूँ आपको। बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को और बीएलएस को लगा दिया इस काम पे कि इस गैरकानूनी काम में बीएलओस की मदद करो आप। अगर ये सब मिलके बाइकआउट का ऑर्डर करते, जैसे ये आपने बताया बसपा की जो सपा की पल्लवी पटेल साहिबा हैं, मुझे लगता है ये अम्बेडकरवादी हैं दिल से, तभी तो उन्होंने ऐसा काम किया, संविधानवादी। तो इन्होंने जो ये कहा है, अगर ये सब कहें तो एसआईआर वैसे ही फेल हो जाएगी ना, जब लोग भरेंगे ही नहीं। और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर नहीं सकता इनके खिलाफ, क्योंकि अदालतों को तब मजबूरी में मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहला सवाल, अगर चुनाव आयोग कोर्ट में जाएगा हमारे खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, तो हम पूछेंगे पहले एसआईआर को इस किताब में दिखाओ, जब भी तो मैं भरूं। इस किताब में जितने फॉर्म हैं वो मैं भरने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन ये जो नकली फॉर्म बना के, बेईमानी भरे फॉर्म बना के ला रहा है, जिसकी कोई वजह बुनियाद नहीं है, वो मैं क्यों भरूं? इसमें लिखो, पहले पार्लियामेंट से पास कराओ, फिर आना मेरे पास। जो बीएलओज हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनसे और उनके परिवार के लोगों से आप क्या कहेंगे कि अगर वे लोग आत्महत्या करने के लिए सोच रहे, मेरी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आत्महत्या मत कीजिए। जो कायर डरपोक होता है वही सुसाइड करता है। लेकिन उन लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? अगर वे लोग आपके पास आते हैं तो आप फ्री में केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोई भी अम्बेडकरवादी वकील उनका फ्री में केस लड़ेगा, कोई भी अम्बेडकरवादी उनके साथ होगा। पल्लवी पटेल साहिबा ने बोला है ना, अब उनका बिगाड़ के दिखाए कोई कुछ भी। विधायक है मौजूदा, मैं कह तो रहा हूँ, उनका कोई कुछ बिगाड़ के दिखाए ना, वो तो एक रिस्पॉन्सिबल संवैधानिक पद पे बैठी हैं। बोला है ना उन्होंने, बिल्कुल सही बोला है, 100% यही इसका जवाब है। किसी को नहीं भरना चाहिए ऐसा यार। और बीएलओ से हम कह रहे हैं, देश बचाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। गैर कानूनी काम करने से मना कर दो, कोई आपके ऊपर दबाव बनाए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो आप, हम लोग मदद करेंगे आपकी। लेकिन अगर आप गैर कानूनी काम करोगे, ये देश के साथ द्रोह है। अगर आप एसआईआर में गैर कानूनी काम करोगे, ये देशद्रोह का अपराध है। ये मेरा कॉल है, याद रखे एक एक आदमी जो ये करेगा, जो झूठे काम करेगा, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के बहकावे में आके और दबाव में आके वो देशद्रोह का काम करेगा। आज नहीं तो कल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या मायावती हो, या ममता बनर्जी हो, इन लोगों के अंदर एक चीज तो है, ये लोग सोच रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष मतदान करेगी, हम सत्ता में आ जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे, भाजपा को सियासी मैदान में पटक पटक कर मारेंगे। इनके दिमाग में चल रहा है। इनके दिमाग में नहीं चल रहा, इनके अच्छी तरह से पता है, बिहार का अच्छी तरह से पहले पता था। मैंने आपको पहले भी लेटर्स दिखाए, मैंने तो इन्हें जुलाई के महीने में लिख दिए थे ना लेटर कि ये होने जा रहा है। मैं तो आपको सबूत दिखा दूं, मैंने तो जुलाई के महीने में लिख दिए थे लेटर। इनको सब पता है, किसी ने लेटर्स का जवाब तक नहीं दिया, बात ही नहीं की। भाई मैं इस लड़ाई में कुछ चंद गिने चुने लोगों में से तो हूँ जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और सक्सेसफुली लड़ी है। ये मैंने सबको लिखे थे बिहार से चुनाव से पहले, और महीनों पहले लिख दिए थे कि मैं आपको ये ईवीएम की बेईमानी रोकने में मदद कर सकता हूँ। अब किसी ने जवाब नहीं दिया, और ये सभी लोग शिकायत चुनाव आयोग से क्या करते हैं कि चुनाव आयोग हमसे मिलता नहीं है, हमारी बात का जवाब नहीं देता लेटर का। तो वही बात इन लोगों पे लागू नहीं होती। ये जनता, ऐसी जनता, हम जैसी जनता जो अकेले अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ जीत हासिल कर रही है इन्हीं अदालतों में, उनकी चिट्ठी का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उनसे बुला के पूछ तो लेते, ये लिखा क्या आपने? आप इतना क्यों हल्ला मचाए हुए हैं? ना तो आपको चुनाव लड़ना है, ना आप नेता हैं, ना किसी पार्टी के बिल। हाँ, मुझे कोई ज्वाइन भी नहीं करनी पड़ी। हल्ला क्यों मचा रहे हैं? घर बैठिए चुपचाप, अपना ठंड का मौसम है, गुलाबी सर्दी पड़ रही है, पकौड़े खाइए, चाय पीजिए। अच्छा, ये बाबा साहब ने एक बात कही थी, उनसे पूछते थे लोग कि आप अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो, दिन रात बैठ के आप ये सब काम करते हो। तो बाबा साहब ने जो बात कही थी वो मुझे याद है। जिन लोगों को याद है उनको नींद नहीं आती, मुझे तो याद है।
बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं इसलिए दिन रात काम करता हूँ क्योंकि मेरा मैं इसलिए दिन रात जागता हूँ, अपनी सेहत भी खराब करता हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हो। बाबा साहब का समाज जो है ना, बहुजन समाज, अभी भी सोया हुआ है। इसलिए जो उनके सच्चे सिपाही हैं ना बाबा साहब के, ईमान से दिल से अम्बेडकरवादी हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसलिए हमें लोगों को ज़्यादा जागना पड़ता है। किसी का क्या जा रहा है, जो एसी कमरों में बैठे हैं स्लीपर सेल्स आके उनको कुछ भी सिखा जाते हैं और वो कर देते हैं, तो उनका जा क्या रहा है? जा तो देश का रहा है ना, देश की अम्बेडकरवादियों का, बहुजन समाज के लोगों का जा रहा है ना। उनके बारे में सिर्फ किस्से कहानियाँ पढ़ना, कव्वाली बोलना, उनके बारे में शेरो शायरी करना, ये बताना कि आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, ये काफ़ी नहीं है ना। उनके लिए आंदोलन करना, अपनी जान हथेली पे लेके आगे बढ़ना, वो सच्चा अम्बेडकरवादी होता है। जय भीम जो कहे वो अपनी जान हथेली पे लेके बाबा साहब के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, महिलाओं की रक्षा, गरीबों की रक्षा करने आगे बढ़े, वही सच्चा अम्बेडकरवादी है। ये स्लोगन्स पढ़ के, अच्छे कपड़े पहन के, लेक्चर दे के, ट्विटर पे कुछ लिख के, सोशल मीडिया पे कुछ बोल के, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले जाके, वो अम्बेडकरवाद नहीं है। और पार्टीज़ में जाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी छोड़ के पार्टीज़ में गए, मुझे धक्का लगा वक्ती तौर पे, बहुत बड़ा धक्का लगा, और मैं काफ़ी उदास भी हुआ उस बात से। हालांकि मैं जल्दी अंडर प्रेशर आता नहीं हूँ, लेकिन उस चीज़ से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन उससे बड़ा धक्का जब लगा जब वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जाके अपना बेसिक मुद्दा, जिनसे उनको इतनी शोहरत मिली थी ईवीएम के मुद्दे से, आज वो ईवीएम के मुद्दे पे अपने स्लीपर सेल से वो भी हार गए। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आरएसएस के लोग थे, वो भी स्लीपर सेल्स के सामने घुटने टेक चुके। तमाम लोग बोल रहे हैं, आपने पुराने साथियों का जिक्र किया तो तमाम लोग ये बोलते हैं कि अगर भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा दोनों एकजुट हो जाएं तो एसआईआर को ये लोग गिरवा देंगे। नहीं, इतना आसान भी नहीं है। लोगों की उम्मीदें हैं, उसको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन एक माहौल बना था ऐसा कि हम ईवीएम को हटा सकते थे। अभी एसआईआर गिरा सकते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, अगर भानु प्रताप और महमूद प्राचा एकजुट हो जाए तो। देखिए, मैं तो सड़क पे हुई। अब ये रिस्क का काम है। मैंने ना पहले किसी को बोला था। देखिए, जब हमने सबसे पहले ये आंदोलन, तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल ईवीएम का आंदोलन मुझसे पहले ज़्यादातर लोग पहले कर रहे थे। हमने आके सिर्फ एक ही चेंज किया था इसमें, कि हम सड़कों पे उतरे थे और हमने लाठियाँ खाई थी, और हमारे साथ इन सभी लोगों ने भी लाठियाँ खाई थी, जेलों में भी गए थे। लेकिन ये शुरुआत जनता ने मुझसे करवाई थी, मुझे बोल के, और मैंने की थी, और इन सब लोगों ने साथ भी दिया था। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त हमारे साथ आई थी। ये लोग, मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की पहले या अब, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुद्दा हमारा क्या था, हम सब लोगों ने मिलकर कस्में खाई थी ना कि ईवीएम हटेगी तभी देश बचेगा, तभी ये जो है चुनाव जीतेंगे या हारेगा कोई भी। हम लोगों को तो चुनाव जीतना नहीं था ना लड़ना था तो ईवीएम के मुद्दे पे लड़ना था। पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने की तो कोई बात ही नहीं थी ना, बिल्कुल मना था। आपस में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लेकिन कोई अफसोस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की तो मुझे ये, चलो मैंने कहा जो भी है, आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्या टूट ही गया, लेकिन ये लोग इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में जाके जो असली मुद्दा है, जो हम लोगों को तब भी पता था, स्लीपर सेल्स अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनको नहीं ईवीएम का मुद्दा उठाने दे रहे हैं, तो ये कम से कम जाके स्लीपर सेल्स को हरा के नेताओं को ईवीएम का मुद्दा तो उठाने के लिए तैयारी करेंगे, उनका बैकग्राउंड बनाएंगे। जब वो नहीं हुआ तो अब मेरा दिल और टूट रहा है। हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं। तमाम लोग सर बोल रहे हैं ना कि महमूद प्राचा को जब लाठियां मिली, लाठियां इनकी ओर भाजी गई, तब भी ये इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे अच्छा है कि घर पर बैठे आराम करें। तो ये बाबा साहब ने अगर किया होता तो मैंने भी किया होता। बाबा साहब ने किया था तो फिर 4 बच्चों को कुर्बानी दे दी थी, तो हमने तो कोई अभी उनके मुकाबले पे कुछ भी कुर्बानी नहीं दी ना। कोई कहता है कि हम 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपने परिवार को त्याग दिया। किसके लिए? समाज के लिए। बाबा साहब ने असल में 18 और 20 घंटे काम किया था। बहुत लोग तो झूठ बोलते हैं, सरेआम सफ़ेद झूठ बोलते हैं, शक्ल से पता लग जाता है। बाबा साहब की उम्र ही क्या थी जब उनकी मृत्यु हुई, तो और उनकी तो जो जीन्स थे वो भी मजबूत थे ना, जो झाड़ू जीन्स थे, उनकी उम्र ही क्या थी। तो हम लोग कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? जो हमारा आदर्श है अभी पिछले 100 साल में सबसे बड़ा जो आदर्श हमारा है
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, हम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते तो उनकी राह पे चल के थोड़ी बहुत तो कुर्बानी हम भी दे सकते हैं। वो कुर्बानी हम देंगे, एक पलक झपकाए बगैर देंगे, दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो कुर्बानी देंगे। हम बाबा साहब का ये संविधान खत्म नहीं होने देंगे, कम वोट में देंगे कुर्बानियां सब। जान कैसे चली जाए? जान क्या, जो हमारे दूसरे साथी हैं वो हमसे 50-50 साल 100-100 साल ज़्यादा जी लेंगे, हम थोड़ा 50 साल पहले चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जाना तो सबको है ना, इतना ही फ़र्क है ना। हमसे कुछ साल ज़्यादा जी लेंगे वो, उनको वो मुबारक। हमें बाबा साहब का नाम याद और उनकी दी हुई ये जो वसीयत है वो याद, हमें ये मुबारक, उन्हें वो तो आप बोल रहे हैं ना, इसका तो आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा, जुर्माने के रूप में। लेकिन तमाम लोग ये भी बोलते हैं कि शमशान घाट जाइए, वहाँ पर उनकी भी लाशें पड़ी हुई हैं, जो इसलिए नहीं बोले, अगर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। वे लोग भी मर गए। तो हम भी मर जाएंगे ना, हम बोल के मरेंगे, बाकी लोग बुज़दिलों की तरह मरेंगे, इतना ही फ़र्क है ना बस। हम बहादुरों की तरह मरेंगे, बहादुरों का नाम याद रखते हैं, भगत सिंह का नाम याद है ना, किसी का अशफाक उल्ला खान, तमाम लोग हैं, बहादुर शाह जफर, रानी झांसी, और जो असली जो अहिल्या बाई, ये सब लड़ने वाली जो जो झलकारी बाई, ये सब है ना, याद है ना सबके नाम, हैं कि नहीं है? गद्दारों के नाम किसके याद हैं? नाम आता भी है तो गाली के साथ याद आता है, सब गद्दारों का नाम। तो हम लोग ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम तक जिएंगे, अपने नाम हमारा ज़्यादा टाइम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है घोड़े चला करती थी, और वहीं वीर सावरकर जी जो है बुलबुल की सवारी करके उड़ा करते थे जेलों से। नहीं, लिस्ट लंबी है, किस किस का नाम गिनवाऊं मैं आपको? एक थोड़ी हैं, सारे ही हैं। अभी आज किसी ने मुझे भेजी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो एक स्पीच पार्लियामेंट की थी या कहाँ की थी, कि गॉडसे का इल्ज़ाम हम पे झूठा लगाया जाता है। गॉडसे तो आरएसएस का विरोधी था, ये मैं अपने शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ, वाजपेयी जी ने बोला। अच्छे नेता। अब अच्छे बुरे तो मुझे नहीं पता ना, वो तो अम्बेडकरवादी नहीं थे, मुझे तो ये पता है। देखिए, इस देश में मैं फिर दोहरा दूँ, दो ही वाद हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। तो वो अम्बेडकरवादी नहीं थे, ठीक। तो अब उन्होंने ये बोला, और उसके आजकल हम क्या देख रहे हैं, गॉडसे जी के मंदिर बनाए जा रहे हैं, गॉडसे जी के ये कहा जा रहा है कि वो तो इतने महान थे, लोगों ने उन्हें समझा नहीं। तो इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा ही है, मुंह से कुछ बोलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, टेस्ट क्या है, जो ये बोलेंगे वो सच नहीं होगा, उसका उल्टा हो सकता है, ज़्यादातर चांस ये है उसका उल्टा सच हो। तो वाजपेयी जी ने भी जो बोला, आज की आरएसएस, आज की बीजेपी ने गॉडसे साहब का महिमा मंडन करके वाजपेयी जी को झूठा ठहरा दिया ना। मेरी क्या ज़रूरत है इन लोगों को झूठा ठहराने की? ईवीएम के मुद्दे पर आपको भारी जीत मिली थी, जनता से क्या कुछ कहेंगे? फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे या मामला अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अगर मैं जिंदा हूँ तो भारत के चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होंगे, ये गारंटी है। हम लोग फैसला है, ये फैसला इसलिए है क्योंकि संविधान और इस कानून में पेपर बैलेट आज भी कानूनी तरीका है। ईवीएम का तरीका जिस तरीके से हो रहा है वो कानूनी नहीं है। उसमें हम अदालती लड़ाइयाँ भी जीत चुके हैं, कानून बदला गया हमारी वजह से ही, हमारी केस की वजह से, और उसके बाद ये तक आके कहा गया कोर्ट में कि हमने वो सबूत नष्ट कर दिए हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? तो जब हम कन्विंस्ड हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, तो हम क्या देश का लोकतंत्र लुटने देंगे, संविधान लुटने देंगे? तो हमसे बड़ा भी गंदा और घिनौना आदमी कोई नहीं होगा, वो नहीं होगा। आंदोलन होगा। अब हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो बीच रास्ते में, राह में युद्ध छोड़ के जाएंगे नहीं। जाएंगे भी तो एक अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों को अपनी तरफ करेंगे ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि ईवीएम की लड़ाई बुनियादी लड़ाई है। ये बात हम सभी साथियों में तय हुई थी। जो भी इससे हट के दूसरी बात करता है, पहला मुद्दा हम सबका ईवीएम होना चाहिए। संविधान बचाने के लिए पहला पॉइंट ही ईवीएम हटाओ है। जो भी इससे हट के जाता है वो अम्बेडकरवादी खरा सिक्का वाला नहीं है, सीधी सी बात है। सबसे बड़ा खतरा ईवीएम से है, बाकी सब तो स्लीपर सेल ने। बार बोलते हैं जनता आपके साथ है, देश की आवाम जो है वो आपकी मदद कर रही है। मैं जनता के साथ हूँ। मुझे कोई ईवीएम का ख्वाब नहीं आया था। साइंस तो मैंने पढ़ ली थी। जनता ने मुझे बोला, प्राचा साहब, मुझे रास्ते में रुको, आप अपने आप को बहादुर हो कहते हो और हम भी आपको बहादुर समझते हैं, ईवीएम का करो आप कुछ। तब हमने सबका देख लिया ना, सबने तो पिटीशन डाली थी अच्छी अच्छी,
और सबने तो बड़े बड़ी चिट्ठियां लिखवाई थी, सिग्नेचर कैंपेन कराए थे, क्या क्या नहीं किया था, अदालतों में केस भी डाले थे। तब हमने जनता के आह्वान पे वो सड़क का आंदोलन चुना था और ईवीएम को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। आज जो ये सरकार 240 सीट लेके आई है ना, वो सिर्फ उस आंदोलन की वजह से है, क्योंकि जनता हमारे साथ थी। वरना 400 पार 100% होती, जैसे अभी 90% सीटें आई हैं ना बिहार में, 400 पार ही होती। यूपी में 400 पार ही होंगी। मैं अखिलेश जी को बार बार बोल रहा हूँ, और अखिलेश जी से भी बड़ा और ज़्यादा मायावती जी को मैं समझता हूँ आज भी। वो ज़्यादा बड़ी नेता हैं, वो ज़्यादा पावरफुल नेता हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ सीधा, अखिलेश जी से पहले बीजेपी यूपी में 400 पार करेगी अगर वो चाहेंगे तो। कोई नहीं रोक सकता अगर ईवीएम हमने 403 सीट है कुल। तभी तो बोल रहा हूँ 400 पार करेगी, मुझे पता है। और लोकसभा में 500 पार करेगी, 543 में से 543। ये तय है, अगर वो चाहेंगे तो ये तय है। और ये मेरा आह्वान सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद भी मायावती जी से है, इसीलिए ये आह्वान भी मैं उससे कह रहा हूँ, उनसे कर रहा हूँ कि ये ईवीएम को हटाने के लिए आपने भी बोला है, और मुझसे पहले से बोल रही हैं आप, मुझसे बहुत पहले से बोल रही हैं, और आपको मुझसे 10 गुना ज़्यादा समझ होगी ईवीएम के बारे में। ये लड़ाई मायावती जी अगर आगे आ जाएं तो हम लड़ाई चुटकी भर में जीत जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक ईवीएम है, भाजपा जब तक खुद को हराना नहीं चाहेगी तब तक नहीं हरा पाएगी। मेन जड़ है ईवीएम। ईवीएम हट गई, भाजपा खत्म। एक नहीं, और भी उनकी बहुत सारी चोरियां हैं, वो चोरियां कम पड़ जाएंगी, उनको जिताने के लिए काफ़ी नहीं है वो चोरियां। ये ईवीएम अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो सारी चोरियां जो बेईमानियां हैं उनकी कम पड़ जाएंगी। सेंटर है जीत का सेंटर, फलक्रम, आत्मा जीत की उनके ईवीएम है। और मायावती जी से मुझे भले ही वो साथ दे ना से, मुझे उम्मीद सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो शॉर्ट 100% सोल्यूशन है वो, फिर कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। ये मैं दिल से बात बोल रहा हूँ, और किसी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, ये सीधी बात है। अब वो आ जाएं, लेकिन वहाँ सतीश कुमार मिश्रा जी तो बैठे ही हैं अपना पूरा आसन जमाए हुए। लोग गाली दे रहे हैं, वीडियो हमने डाला था, लोग कह रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं कि सतीश मिश्रा जी भाजपा बसपा के लिए जो हैं बहुत बेहतर हैं, नगीने की तरह हैं। ठीक है, वो उनकी सोच है। अगर मुझे गाली देने वाले तो आरएसएस वाले इतने सारे हैं, उनकी गालियां मुझ तक कहाँ पहुँचेंगी। गालियों का अंबार लगा रखा है आरएसएस और बीजेपी के सारे मनुवादी लोगों ने, वो भी दे लें हमें गाली, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सच बोलेंगे, सच है, अपना मारेगा भी तो छाया में डालेगा ना। ये लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, सतीश कुमार मिश्रा जी की तारीफ कर रहे हैं, वो अगर गाली भी देते हैं हमें तो कोई बात नहीं, हमें मंजूर है वो गाली। लेकिन एक बार आंखें बंद करके सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के सोच लो, क्या सतीश कुमार मिश्रा जी इस पार्टी से हट जाएं तो मायावती जी को चीफ मिनिस्टर पहला और प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक सकता है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको इस बात से बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोग मुझसे नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। और मैं यही बोलूँगा, पार्टी मुझे कोई वैसे भी ज्वाइन नहीं करनी है, मैं बसपा भी ज्वाइन नहीं करूँगा।